पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए। इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, आमने सामने वाली संख्याओं को देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पता करना है कि 7 के सामने यहाँ पर 343 कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि 4 के सामने यहाँ पर 64 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 11 के सामने इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति में यहाँ पर पता करेंगे कि 7 के सामने यहाँ पर 343 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 7 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो 7 का क्यूब होता है 343। यानी कि 7 के सामने 343 लिखा गया है कैसे, 7 का क्यूब करके। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 के सामने 64 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64 और यहाँ पर लिखा गया है 64। यानी कि 4 के सामने 64 लिखा गया है 4 का क्यूब करके। अब इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि 11 के सामने इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 11 के सामने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब किया गया है, यहाँ पर 7 का क्यूब किया गया है। इसी प्रकार से 11 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम कर देंगे 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी को याद रखना है 11 का क्यूब होता है 1331। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 1331। अब हमें देखना है कि संख्या 1331 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 1331 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यह दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 169 का संबंध 182 के साथ में, उसी प्रकार से 225 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 169 से यहाँ पर 182 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 169 से यहाँ पर 182 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 225 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 90% स्टूडेंट तो यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम इस प्रश्न को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं कैसे। यदि हम 169 के अंदर क्या कर दें, प्लस 13 कर दें, तो 169 और 13 मिलकर बन जाएगा 182। अब यही सेम लॉजिक हम क्या करेंगे, 225 के अंदर लगाएंगे। तो 225 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 13 कर देंगे, तो 225 और 13 मिलकर बन जाएगा 238। अब हमें देखना है कि 238 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 238 नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को दूसरे लॉजिक के आधार पर किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 169 से यहाँ पर 182 बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से समझो। यहाँ पर दिया गया है 169, ठीक है। अब यहाँ पर 169 से 182 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले देखिए 169 क्या है,
तो मेरे भाई 169 है 13 का स्क्वायर। और यदि हम इस 169 के अंदर इस 13 को ऐड कर देंगे तो 169 और 13 मिलकर बन जाएगा 182। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 225 के अंदर है, और इस 225 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 225 किस संख्या का स्क्वायर है। तो मेरे भाई यदि आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो आपको ये भी याद होगा कि 225 है 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यदि हम 225 के अंदर 15 को ऐड कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो 225 और 15 मिलकर बन जाएगा 240, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 240। अब हमें देखना है कि संख्या 240 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 240 हमें दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए, ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी मास्टर पीडीएफ सेट से। ठीक है, और इसके अलावा आपको बिल्कुल फ्री के अंदर पूरे 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे इस मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा। और यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि संख्या 51, 47, 934 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 को घटाया जाए तो बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए। इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है, संख्या को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या है 51, 47, 934। ठीक है, अब यहाँ पर बोला क्या गया है वो देखिए। बोला गया है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 को घटाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 क्या है, विषम संख्या है या विषम अंक है। तो यहाँ पर विषम के अंदर क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, तो 5 में 2 को ऐड करेंगे बन जाएगा 7। उसके बाद में 1 क्या है, 1 भी विषम अंक है, तो 1 के अंदर भी 2 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3। उसके बाद में 4 क्या है, सम है, सम में से यानी कि सम अंक में से 1 को घटाना है तो 4 में से 1 को घटाएंगे बन जाएगा 3। उसके बाद में 7 क्या है, विषम। तो यहाँ पर देखिए 7 के अंदर क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। फिर आगे क्या है, 7 के आगे है 9, 9 भी क्या है, विषम अंक, तो 9 में 2 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 11। उसके बाद में क्या है 3, 3 क्या है, विषम अंक, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। उसके बाद में क्या है, लास्ट में 4, 4 क्या है, सम अंक है, तो सम में 1 को घटा देंगे तो 4 में से 1 को घटाएंगे बन जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए ये तो होता है बाईं तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायां, और मेरे भाई इस तरफ होता है दायां। अब यहाँ पर आपको बोला क्या गया है वो देखिए। बोला गया है कि बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। यानी कि दाईं ओर से तो कितना है, तीसरा,
और बाईं ओर से कौन सा है, दूसरा अंक, यानी कि इन दोनों का योगफल कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 + 5, तो 3 और 5 को आपस में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 8, यानी कि दाईं ओर से तीसरे और बाईं, यानी कि मेरे भाई बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल बनेगा 8। अब हमें देखना है कि 8 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 8 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। अब ध्यान से देखिए कि ऐसी आकृति बड़ी वाली आकृति में कितनी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें एक आकृति तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली बन रही है तो इसको नंबर दे देंगे हम 1 है। इसी प्रकार से इस टाइप की एक आकृति बन रही है यहाँ से यहाँ तक है, इसको नंबर दे देंगे हम 2। इसी प्रकार से एक आकृति यहाँ से यहाँ तक ये वाली बन रही है, इसको नंबर हम दे देंगे 3। यानी कि ऐसी कितनी आकृतियां हैं, 3 आकृतियां हैं। एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि सबसे पहले है 9 त्रिभुज। इसके अलावा सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंगल फलक का एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, तीसरा त्रिभुज है ये, यानी कि सिंगल फलक के कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। इसके अलावा इसी आकृति में मेरे भाई ध्यान से देखिए एक तो बड़े वाला त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी के अलावा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इन तीनों आकृतियों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 9 और 3 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 1 मिलकर बन जाएगा 13, 13 और 1 मिलकर बन जाएगा 14। यानी कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 14 त्रिभुज हैं। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 14 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 0, 0 के बाद में दिया गया है 3, 3 के बाद में दिया गया है 8, 8 के बाद में दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बाद में दिया गया है 24 और 24 के बाद में दिया गया है 35 है। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है वो समझिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 0 से कितना बन रहा है, 3, 0 से 3 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 0 में क्या कर दें, 3 को ऐड कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 3। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है, 8 है, तो 3 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 में क्या कर दें, +5 कर दें तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8। इसी प्रकार से आपसे आगे पूछा गया है कि 8 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +3,
उसके बाद में क्या हुआ +5। तो यहाँ पर देखिए 3 से 5 कैसे बनेगा, 3 में क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो बन जाएगा 3 और 2 5। इसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए 5 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर +2 हुआ है तो 5 में भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे, 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। यानी कि यदि हम 8 में क्या कर दें +7 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 8 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी सीरीज को हम आगे भी चेक करेंगे कि क्या यह सीरीज सही चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया 15। अब 15 से देखेंगे कि आगे 24 आएगा, कैसे देखिए 7 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, सभी में +2 हो रहा है तो 7 में भी +2 कर देंगे, 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। तो ध्यान से देखिए 15 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 24। इसी प्रकार से 24 से 35 बनेगा आगे। तो देखिए यहाँ पर 9 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में +2 हो रहा है तो 9 में भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। यानी कि 24 के अंदर 11 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 35। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 15 आएगा। अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 15 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1948 में, ऑप्शन बी वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1958 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1963 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किया गया था वर्ष 1951 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन ए त्रिपुरा राज्य को, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य को, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य को, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, सिक्किम राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में,
और ऑप्शन डी है हरियाणा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण है, ऑप्शन बी है परावर्तन के कारण है, ऑप्शन सी है धावन के कारण है और ऑप्शन डी है परकिरणन के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शेख आलम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है वाराणसी में, ऑप्शन बी है श्रीनगर में, ऑप्शन सी है इंदौर में और ऑप्शन डी है गुवाहाटी में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, शेख आलम हवाई अड्डा स्थित है श्रीनगर में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम की थी। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी स्टूडेंट ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है तो वो सभी स्टूडेंट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको बिल्कुल फ्री के अंदर पूरे 15 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, महात्मा गांधी जी ने
गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, इसमें भाग लिया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन बी है केरल से, ऑप्शन सी है मेघालय से और ऑप्शन डी है उत्तराखंड से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। खासी जनजाति का संबंध है मेघालय राज्य से। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।